हेलो गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद और मैंने ये चैनल लॉन्च किया है कि आपके साथ अपनी जर्नी सीएसएस की शेयर करूं और आपकी जर्नी को भी इजी बनाऊं, जो कि बिल्कुल बनेगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे। तो आज मेरा टॉपिक जो है वो है पोस्ट असद सीरिया। सीरिया के बाद असद के बाद सीरिया का क्या हाल है और कौन से मेन प्लेयर्स थे जो कि इन सीरिया के फाल में रोल प्ले किया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और गवर्नमेंट ट्रांजिशन में चैलेंजेस कौन से हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कौन से, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपको बस टेंशन लेने की बात बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको बस मुझे ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे काजेज़ क्या थे सीरिया के फाल के, तो वो सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिस्कस करें। यार पहले ये हम ओवरव्यू ले लें कि बैकग्राउंड क्या था इसका, सीरिया के फाल का। तो ये कब हुआ, क्यों हुआ? तो पहले तो ये 8 दिसंबर 2024 को दमस्कस ऑफिशियली फेल और दमस्कस का फाल हो गया। 60 साल का जो बाथ पार्टी थी उसकी हुक्मरानी को ख़त्म किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हाफिज़ जो था वो असद का बाप था, वो 1970s में आया और 2000 तक उसने राज किया सीरिया पर। फिर बशर आया, बशर अल असद, जिसका फुल नेम है, वो 2000 में आया और 2024 में इसका ऑफिशियली फाल हो गया। तो रैपिड अपोजिशन गेंस ये थे कि जो एंटी असद ग्रुप्स थे, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस वगैरह हो गए या फिर सीरियन नेशनल आर्मी हो गई, तो इन्होंने जो है ना रैपिड गेन किए कंट्रीज सिटीज़, फॉर एग्जांपल एलेपो, होम्स, हमा एंड दमस्कस। वो कार्ड की तरह गिरते चले गए और सीरिया असद असद कुछ न कर पाया, उनको रोक ना पाया। तो इसके काजेज़ क्या थे, इनको रोक क्यों नहीं पाया, तो वो हम डिस्कस करेंगे। भाई पहले तो मिलिट्री वीकनेस थी। असद जो था ना वो एक रुथलेस लीडर था, मतलब उसको रहम नहीं था अपने लोगों पर, वो उन पर बहुत तशद्दुद कराता था और बेरहमी से पेश आता था। और उसके अलावा करप्शन इसने इतनी की है, क्या बताऊं यार, मुझे खुद नहीं पता। फिर सैंक्शंस जो है इसने बहुत लगाए थे यूएस ने सीरिया पर, जिसकी वजह से इनके पास इतना बजट नहीं था कि वो अपनी आर्मी में इन्वेस्ट कर सके। ना उनको सैलरी देते थे, ना उनको वेपन्स प्रोवाइड करते थे, ना उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। फिर डिजर्शन रेट्स हम ये कह सकते हैं कि आर्मी के जो पीपल थे ना, वो जो आर्मी के सोल्जर्स वगैरह थे, वो यार बकील आ गए थे असद से। ना उनको सैलरी मिल रही थी, ना क्या ना क्यों। फिर उन्होंने क्या किया कि जब अपोजिशन या रिबेल ग्रुप्स आए ना दमस्कस पर, तो उन्होंने आसानी से कहा कि आ जाओ यार, ले लो, हम जा रहे हैं। तो वो सोल्जर्स चले गए पीछे और वो उन्होंने आसानी से कब्जा कर लिया रिबेल ग्रुप्स ने। उसके अलावा हमें पता है कि फॉरेन इंटरवेंशन भी बहुत कम थी। आपको पता है रशिया जो है ना यूक्रेन के साथ इंगेज में था, उसके साथ जंग लड़ रहा था। तो उसके बाद इतना टाइम नहीं था, ना कि पैसे थे, ना कि वेपन्स थे कि वो असद को बचा सकता। और ईरान खुद इसराइल से लड़ रहा था, तो उसके पास भी इतना टाइम नहीं था। हजबुल्ला भी इसराइल के साथ एयर स्ट्राइक्स वगैरह में इंगेज कर रहा था, तो उसके पास भी टाइम नहीं था। तो ये जब फॉरेन इंटरवेंशन कम हो गई तो सीरिया के गिरने के चांसेस बढ़ गए। अपोजिशन ग्रुप्स ने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया और सक्सेसफुल रहे इस अपने प्लान में। रशिया की लिमिटेड इंगेजमेंट थी और उसके अलावा हमें पता है कि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आगे हम चलते हैं भाई। अभी हम पढ़ते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिस्प्लेसमेंट। सीरिया की कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई। भाई सीरिया के टोटल 14 मिलियन रिफ्यूजीज हैं वर्ल्ड वाइड, जो कि लार्जेस्ट डिस्प्लेस्ड ग्रुप ग्लोबली है। मतलब कि इनके ज़्यादा इनसे कोई भी आज तक ग्रुप डिस्प्लेस नहीं हुआ। और इनमें से 3 मिलियन जो हैं कुछ रिफ्यूजीज तुर्की होस्ट कर रही है, और मिलियंस में लेबनान वगैरह भी होस्ट कर रही है। अब हम आते हैं कि कल्चरल चैलेंजेस क्या थे। कि वेस्टर्न नेशंस जो है ना वो सिग्निफिकेंट कल्चरल और इकोनॉमिक चैलेंज फेस कर रहे थे, क्योंकि वो होस्ट कर रहे थे सीरियन रिफ्यूजीज को। तो वो भी एक मसला था कि यार यूरोप बोल रहा है कि असद को गिराओ, इन सीरियंस को वापस अपने देश भेजो। और पोवर्टी रेट जो है सीरिया में वो है 90% पीपल लिव बिलो द पोवर्टी लाइन। दैट इज इमेंस ब्रो। पाकिस्तान में तो 40 है, 40% लोग जो हैं बिलो पोवर्टी लाइन रहते हैं। सीरिया में 90% लोग बिलो पोवर्टी लाइन रहते हैं। और 7 मिलियन जो है ना रिफ्यूजीज वो इंटरनली सीरिया में ही डिस्प्लेस्ड है। तो इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सूरत जो है ना नाजुक है, नाजुक सूरत हाल है, सही बहुत नाजुक सूरत हाल है। अब हम पढ़ते हैं कि रिटर्न ऑफ रिफ्यूजीज। भाई इधर स्टेबिलिटी वगैरह आएगी तो फिर वो भी रिफ्यूजीज भी वापस आ जाएंगे, मसला नहीं है।
अभी हम पढ़ते हैं कि उसका जो है ना की प्लेयर्स कौन से थे असद के फ़ाल में और उनका क्या कहना है, तो ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। भाई पहले हम पढ़ते हैं तुर्की का रोल क्या था सीरिया के फ़ाल में। तुर्की जो है ना साईं, तुर्की बड़ा प्लेयर निकला है इस सीरिया के फ़ाल में और इसने बड़ा रोल प्ले किया है। तो इसने क्या किया कि एंटी असद ग्रुप्स को सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल हमारा सीरियन नेशनल आर्मी है, उसको इतने पैसे दिए, वेपन्स दिए और ट्रेनिंग प्रोवाइड की और उसको बोला जा बेटा अब तू इसको असद को जो है ना गिरा करा। उसने वैसा ही किया और उसको गिरा दिया। और हमें पता है जियोग्राफिकल जो सिग्निफिकेंस है तुर्की की सीरिया के साथ वो ये है कि तुर्की जो है ना 911 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है विद सीरिया। और उसके अलावा रिफ्यूजीज़ जो हैं 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ सीरियन होस्ट करता है तुर्की। और तुर्की का कहना यह है कि अगर सीरिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह इनिशिएट हो जाते हैं, तो इन सीरियन रिफ्यूजीज़ को वापस डिपोर्ट कर सकते हैं सीरिया में। और कुर्दिश जो गोरिल्ला वारफेयर चल रही है उसको भी तुर्की सप्रेस करना चाहता था, तो लेकिन उसके लिए इसको चाहिए था इन्फ्लुएंस इन सीरिया। तो अब तो वो इन्फ्लुएंस आ गया है क्योंकि सीरियन नेशनल आर्मी जो है वो तुर्की की वजह से जीती है और उनकी ही सुन रही है तुर्की की। तो कुर्दिश ग्रुप्स को सप्रेस करेगी तुर्की, इसकी भी बड़ी जो है ना इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा मोहम्मद सुलेमान का कहना है, जो कि प्रोफेसर हैं अंकारा यूनिवर्सिटी में, कि तुर्की ने जो है ना आउट मैनूवर कर दिया है रशिया और ईरान को विद दिस डेवलपमेंट दैट शी हैज़ डन रिसेंटली बाय सपोर्टिंग सीरियन नेशनल आर्मी। अब हम पढ़ेंगे रशिया का क्या इन्फ्लुएंस है और उसको क्या असर होगा सीरिया के फाल की वजह से। तो भाई रशिया ने लॉन्ग सपोर्ट किया है असद को और उसकी सिविल वार को, कि उसकी जो है ना रजीम को बरकरार किया जाए। और उसके अलावा रशिया के दो बड़े एयर बेसेस हैं। फॉर एग्जांपल खमेम में एयर बेस है और नेवल एयर बेस है, जहाँ पे डजन्स वार एयरक्राफ्ट मौजूद थे। लेकिन अब जब ये फाल हो गया है असद का, तो वो एयरक्राफ्ट भी डजन से जस्ट कुछ ही बचे हैं। और उसके अलावा हमें पता है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं कि रशिया ने सपोर्ट किया था असद को 2011 में, 2015 में, और अब नहीं कर पाई क्योंकि वो खुद यूक्रेन के साथ जंग में थी और उसके पास इतने वेपन्स वगैरह नहीं थे कि वो सपोर्ट करे असद को। उसके अलावा हमें पता है कि मोहम्मद सुलेमान जो कि बोल रहे हैं कि असद के जो रिजीम का कोलैप्स है ना, वो रशिया के एम्बिशंस को थ्रेटन करता है इन द मिडिल ईस्ट। फॉर एग्जांपल रशिया का मेडिटेरेनियन जो वार्म वाटर पॉलिसी है, ड्रीम है कि यार हमारे पास वार्म वाटर का पोर्ट हो, वो भी इसने जो है ना थ्रेटन कर दिया है इस एम्बिशन को। आप सबको पता होगा कि रशिया के पास तो बहुत पानी है और पोर्ट्स वगैरह भी हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ना साल के 8 महीने वहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, जिसकी वजह से शिप्स वगैरह वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाती। तो रशिया की ये शुरू से पॉलिसी रही है कि हमें एक वार्म वाटर पोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से इसने 1979 में अफ़गानिस्तान पर भी हमला किया ताकि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को ये कब्ज़ा कर सके। और मेडिटेरेनियन सी पे भी इसका आपको अगर यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसने जो है ना थ्रू आउट 19th सेंचुरी मेडिटेरेनियन सी पर भी कब्ज़ा जमाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही क्योंकि ईस्टर्न क्वेश्चन जो था वो बड़ा एक चैलेंजिंग सिनारियो था। और अभी हम आते हैं, इसको पढ़ेंगे यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस सीरिया में क्या है और उसका रोल क्या है, वो हम सारा पढ़ेंगे। यूएस जो है ना सीरिया में 2014 में आया और उसकी कुछ 900 ट्रुप्स थी ना, वो स्टेशन थी सीरिया में। वो चाह रहे थे कि यार ये जो इस्लामिक स्टेट है इसको हम राइज करने से रोके, क्योंकि वो इसको लेबल करते हैं एज अ टेररिस्ट ग्रुप। तो उसको आईएस को पावर में आने से रोकने के लिए यूएस ने 2014 में 900 ट्रुप्स स्टेशन की सीरिया में। फिर ट्रंप जब 2019 में आया, उसने बोला यार ये हमारी वार नहीं है, इनको जाने तो करो, अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी लाओ और ट्रुप्स को रिड्यूस करो वहाँ पे। ट्रंप ने रिड्यूस किया, लेकिन फिर जब बाइडेन आया तो उसने दोबारा कुछ लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू किए। अब जब ट्रंप दोबारा अभी आया है तो उसने बोला है कि ये हमारी वार नहीं है यार, इधर क्यों इनको खुद में लड़ने दो, ये खुद ही जो है ना एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके हमारा काम आसान कर देंगे, हम क्यों पैसे इधर ज़ाया करें। सपोर्ट फॉर एसडीएफ सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है वो एक ग्रुप है जिसको यूएस सपोर्ट करता है। उसमें कुर्दिश फाइटर्स भी हैं, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट है तुर्की के लिए, लेकिन यूएस बोल रहा है कि यार तुर्की तू छोटा प्लेयर है, हम बड़े प्लेयर हैं, तेरी यहाँ पे गल नहीं जलेगी।
वो क्या बोलते हैं, दाल नहीं गलेगी, हाँ ये उल्टा हो गया थोड़ा। टाइमिंग और रुबेल ऑफेंसिव, तो मोहम्मद उजाल, प्रोफेसर महमद उजाल बोल रहे हैं कि जो ट्रांजिशन पीरियड था ना बिटवीन ट्रंप, बाइडेन एंड ट्रंप गवर्नमेंट, वो उसने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है इन ग्रुप्स को कि वो इस असद रजीम को डिथ्रोन कर सके। अभी हम आते हैं इधर अपना ईरान की पोजीशन, तो जांचें इसकी पोजीशन क्या है यार। ईरान जो है ना वो एक बड़ा प्लेयर है मिडिल ईस्ट में, और इसकी शिया क्रेसेंट स्ट्रेटजी है, एक्सेस ऑफ शिया क्रेसेंट, ये बोल रहा है कि हम शियाज जो है ना, शिया ग्रुप्स को इतना सपोर्ट करेंगे मिडिल ईस्ट में कि वो हमारे जो है ना इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। और इसी वजह से ईरान ने भी सुन्नी ग्रुप्स को सपोर्ट किया है। तो एक इसको हम कोल्ड वार कह सकते हैं जो कि चल रही है सऊदी और ईरान के बीच में। और ये हम कंपेयर कर सकते हैं यूएस की कैपिटलिस्ट और रशिया के कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ को लेकर, जो कि एक कोल्ड वार चली थी 19th सेंचुरी में, 1950s के बाद। तो उसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये भी एक किस्म की कोल्ड वार है, लेकिन यहाँ पे आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट है। उसके अलावा हमें पता है कि सीरिया जो है ना उसका फाल जो है बड़ा असर करेगा उसके ईरान के इन्फ्लुएंस को इन मिडिल ईस्ट, बिकॉज ईरान सीरिया को यूज़ करता था एज अ कॉरिडोर फॉर ट्रांसपोर्टिंग आर्म्स टू हजबुल्ला इन लेबनान। लेकिन अब वो कॉरिडोर भी चला गया है। उसके अलावा जो होल्ड था थ्रू असद रजीम, वो भी ईरान के हाथों से चला गया है। और डॉक्टर सुलेमान बोल रहे हैं कि सीरिया का जो फाल है ना वो इंक्रीज़ करेगा तेहरान की रीजनल आइसोलेशन एंड वल्नरेबिलिटी। और उसके बाद इसराइल के जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो बढ़ गए हैं ईरान के जो वेयर हाउसेज वगैरह मौजूद थे सीरिया में उन पर। अभी हम आते हैं इसराइल की क्या पोजीशन है यार। इधर इसराइल जो है ना साईं, उसने टेरिटोरियल मूव्स शुरू कर दिए हैं। जो 1974 में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुई थी सीरिया और इसराइल के बीच में कि गोलान बफर हाइट्स, गोलान हाइट जो थी ना वो, उस पर इसराइल ने कब्जा किया था। लेकिन यूएन ने इंटरवीन किया था और उसने एक सीज फायर एग्रीमेंट कराई थी जिसके तहत एक बफर जोन क्रिएट किया गया था बिटवीन इसराइल से इलीगली ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स एंड सीरियन टेरिटरीज। लेकिन अब वो इसराइल ने थ्रू एयर स्ट्राइक्स उस बफर जोन पर कब्जा कर लिया है और उस पर जो है ना और आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से यूएन स्पेशल एनवॉय फॉर सीरिया ने बोला है कि ये वायलेशन है सीज फायर एग्रीमेंट की। नेतान्याहू बोल रहा है कि भाई जो भी करना है कर लो, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और हम वो करेंगे। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि यार डिस्प्लेसमेंट एंड रिफ्यूज क्राइसिस ये हैं कि रिफ्यूजीज 13.6 मिलियन सीरियंस डिस्प्लेस्ड हैं सिंस 2011। यूएस की जो मिलिट्री है वो 900 ट्रूप्स स्टेशनड हैं सीरिया में। और रशिया की जो प्रेजेंस है वो रिड्यूस हो गई है क्योंकि एयरक्राफ्ट थे खमीम पर वो रिड्यूस हो गए हैं। और ईरान की जो स्पेंडिंग है वो भी फनल की गई थी सपोर्टिंग असद रजीम, लेकिन अब तो वो नहीं कर सकती है। अब हम फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन निकलता है। लेकिन कंक्लूजन से पहले हम जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो है ना सीरिया के फाल के, वो हम देख लेते हैं एक ओवरव्यू। Lebanese historical context, scenes of jubilation at Lebanon and Syria's domination post 2005। तो लेबनान में जो है ना सीरिया के गिरने के बाद बहुत खुशी मनाई गई क्योंकि वो चाहते हैं कि सीरियंस जो हैं वो वापस अपने देश में जाए और हमारा जो है ना टेरिटरी से निकलें ताकि हम अपना काम कर सकें आराम से। और हजबुल्ला का जो होल्ड था वो भी रिड्यूस हो गया है और रिफ्यूज कंसर्न्स भी बढ़ गए हैं, ताकि अगर सीरिया की ट्रांजिशन फाल्टर कर जाती है, अगर गवर्नमेंट सही नहीं आती तो फिर वो सीरियन रिफ्यूजीज़ हैं वो किधर जाएंगे, उसके कंसर्न्स बढ़ गए हैं। इसराइल का रिस्पॉन्स ये है कि हमारी वजह से ये सीरिया जो है ना असद का फाल हुआ है और इसराइल ने जो ईरान और हजबुल्ला के अगेंस्ट जंग लड़ी उसकी वजह से असद रजीम गिर गया। गुलान हाइट्स में टेंशन्स आ गए हैं। आपको पता है कि बफर जोन को इन्वेट किया गया है बाय इसराइल विच इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ 1974 सीज फायर एग्रीमेंट। भाई गला बैठ गया है यार, इतना बोला है मैंने। तुर्की का रोल जो हमें पता है कि अंकारा बोल रहा है कि हम ब्रोकर कर रहे हैं सीरियाज डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन परसुइंग इट्स ओन इंटरेस्ट। मतलब तुर्की न्यू गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कराने के लिए सीरिया में एक नेगोशिएशन करा रही है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल सीरियन
नेशनलिस्ट आर्मी एंड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। उसके अलावा ईरान से स्ट्रेटेजिक सेटबैक जो है वो भी है कि यार उसका रोल रिड्यूस हो गया है, उसकी जो शिया क्रेसेंट स्ट्रेटजी थी या फिर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस थी वो रिड्यूस हो गई है। उसके अलावा लॉस ऑफ इन्फ्लुएंस इन सीरिया में उसका होल्ड ख़त्म हो गया है। अब हम फाइनली कंक्लूड करेंगे क्योंकि मेरा गला बैठ गया है, इतना बोला है मैंने, और यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ग्लोबल रिएक्शंस टू असद's डाउनफॉल। तो प्रेसिडेंट बाइडन ने इसको बोला कि यार ये एक हिस्टोरिक चांस है कि सीरिया जो है ना अपना फ्यूचर बना सके, डेवलपमेंट वगैरह कर सके, तो एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, बाइडन ने ये बोला। और जॉन बास जो कि एक सेक्रेटरी हैं वो बोल रहे हैं कि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूएनएससी रेजोल्यूशन 2254। उसके तहत एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। यूएस मिलिट्री एक्शंस ये हैं कि यूएस ने आईसिस पर एयर स्ट्राइक्स वगैरह लॉन्च करी हैं जिसकी वजह से सिविलियंस कैजुअलिटीज़ भी हुए हैं, और रशिया का डिमिनिश्ड इन्फ्लुएंस है। और ट्रंप का जो है ना, ट्रंप बोल रहा है इन दोनों ग्रुप्स को अपना आपस में लड़ने दो, जो होगा देखा जाएगा, आखिर में अगर कोई मसला होता है तो फिर हम इंटरफेयर करेंगे, अगर नहीं होता तो यार हमारा क्या मसला, हम इधर क्यों इंटरवीन करें, अपने पैसे ज़ाया करें, ये आपस में लड़ेंगे खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, फिर बाद में हमको जो होगा करना देखा जाएगा।